जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के लेक्चर नंबर 2 थर्मोकेमिस्ट्री पे। तो आप सभी लोग L1 कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों। अभिषेक, अशरफ, करण, सत्या, सो आप सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस शानदार लेक्चर में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री का कैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का यूज करके सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। हमने हेसेस लॉ का यूज किया था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, डिफरेंट एंथैल्पीज को कैलकुलेट करने में। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आपने घर जाके भी सवाल ज़रूर ट्राई किया होगा। यस, तो गुड इवनिंग भारत, दीक्षा, आजम, उत्कर्ष, तुषार, करण, एवरीवन, अशरफ। सो नाउ टुडे वी विल हैव heat of transition, heat of bond enthalpy, enthalpy of atomization, enthalpy of solvation, enthalpy of hydration, resonance energy, Born-Haber cycle and calorimeter. सो बहुत ही शानदार कंटेंट है आज के। और जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर हमने थर्मोडायनेमिक्स में इन चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखा है तो थर्मोकेमिस्ट्री इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँ इसमें कि डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू के बीच में जो रिलेशनशिप है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, उसका हम लोग यूज करते हैं। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री जस्ट द पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड यू कैन से एप्लीकेशन पार्ट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इजी। सो नाउ लेट्स सी बच्चों, हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है। हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी एक मोल सोल्यूट को, मैंने आपसे कल क्या कहा था, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के विषय में जानकारी होनी चाहिए, उसके नंबर्स का भी या तो जानकारी हो या तो वो डेफिनेशन के द्वारा फिक्स हो जाए। एक मोल दिए हुए सोल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में घोलने में हमें जितना घोल सके घुल जाए, वो जितना हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। बाय डेफिनेशन देखो, रिएक्टेंट फिक्स कर दिया, एक मोल दिए हुए, अब सॉल्यूशन में क्या बनता है वो उसकी जहाँ तक बनना है बन जाए। सपोज जैसे करो आप, मैंने ऐसा लिया बच्चों, Na+, ये हमारा कोई आयोन है सॉलिड, राइट। इसको हमने डाल दिया वाटर में, वाटर में हमने इसको ऐड कर दिया। कितना पानी लिया हमने? एक्सेस ऑफ वाटर हमने इसको मिला दिया एंड इट बिकम्स Na+ एक्वस। सो एक मोल दिए हुए आयोन को एक्सेस ऑफ वाटर में घोले और जितना हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। वाओ, ब्यूटीफुल। या फिर बच्चों 1 मोल कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है सॉलिड, इसको हमने पानी में मिलाया। कितना पानी लिया? एक्सेस में, बिकॉज हियर बाई फिक्सिंग द मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, अब इसको जितना भी घुलना है घुल जाए यार, क्या कर रहा है, इसको जितना पानी लेना ले लो भैया। जब हमने इसको फिक्स कर दिया बच्चों तो ये तो अपने आप फिक्स ही हो गया ना, जितना वो रिएक्शन करता है कर लेगा। एंड नाउ इट विल बिकम CuSO4 एक्वस, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। मैं इसको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब। सो मैं इवोल्व और एब्जॉर्ब न बोल के क्या बोलता हूँ? हीट इन्वॉल्व और हीट चेंज। When 1 mole of reactant is now fixed, 1 mole of, and product is obviously fixed because for 1 mole of solute कितना attraction होगा that is fixed. It depends on its charge, it depends on its size and different factors. Okay, so 1 mole solute is dissolved completely in excess of the solvent is called heat of solution. Okay, so thank you उत्कर्ष, तुषार, दीक्षा, everyone. मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा है और ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम सभी लोग ज़्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। नाउ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या बच्चों? अब अगेन 1 मोल दिए हुए
रिएक्टेंट को, एनहाइड्रस 1 मोल दिए हुए एनहाइड्रस सब्सटेंस को, क्या सब्सटेंस बच्चों? एनहाइड्रस सब्सटेंस। अगर हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाएं, रिक्वायर्ड मतलब उससे हमको हाइड्रेटेड जो बनाना है, क्या बनाना है ये हमको सवाल में दिया जाएगा। ओके, सो क्या लिखा है? हीट accompanying the formation of 1 mole of, oh my god, now reactant is fixed. Why I am explaining and emphasizing in such a way, so that if you understand what is given in the problem and what we have to define in the definition, then you really connect with the definition part and then real thing. आप कनेक्ट हो पाओगे। अच्छा, हमको उसके 1 मोल को घोलना है, क्योंकि यहाँ और क्या बनाना है, रिएक्ट प्रोडक्ट में दिया होगा। तो 1 मोल ऑफ स्पेसिफाइड हाइड्रेटेड फॉर्म। ओहो हो, क्या बात है! 1 मोल दिए हुए एनहाइड्रस सब्सटेंस से 1 मोल हाइड्रेटेड स्पेसिफाइड, जस्ट फोकस, स्पेसिफाइड क्या बनाना ये हमको पहले से पता है। उसमें जितना हीट एकम्पनिंग होता है, जितना हीट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में अंतर है बच्चों। क्या अंतर है आपको अभी थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे बच्चों ध्यान से देखो आप लोग, अगर मैं कहूं कि मुझे CuSO4.5H2O बनाना है, this is heat of hydration, this is hydrated salt, .5H2O. These water molecules of water are embedded or occupied the voids in between the solid के बीच में जो voids होता है उसमें ये चीज़ घुस गया है। कौन? 5H2O। तो CuSO4 एनहाइड्रस जो है बच्चों को हमने पानी से ट्रीट किया, कितना जितना चाहिए, किसके लिए? इसके 1 मोल से इसके 1 मोल को बनाने के लिए उसमें जितना हीट इन्वॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर? एनहाइड्रस, अशरफ दोस्त पूछ रहे हैं एनहाइड्रस क्या होता है। एनहाइड्रस देखो अशरफ, अब देखो मैं पानी पी रहा हूं तो ये क्या हो गया? हाइड्रस हो गया। बिना पानी के, समझ रहे हो, मैं हाइड्रेटेड होने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बी हाइड्रेटेड। मैं हाइड्रेटेड हो रहा हूं, वाटर इनसाइड में, राइट। तो किसी में पानी ना हो, सी इसमें पानी के मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या हो गया? एनहाइड्रस। पानी मिला दिया, क्या हो गया? हाइड्रस। अब कौन सा सोलवेटेड फिर क्या होता है? हाइड्रेटेड क्या होता है? हैं? ये पानी के मॉलिक्यूल जो हैं, कॉपर सल्फेट ना सॉलिड की पैकिंग होती है, ठीक है। अब ये पैकिंग करके पानी को उस वॉइड में डाल दो, मतलब सॉलिड की पैकिंग होती है ना, बीच में जगह बच जाता है, वो जगह हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो सॉलिड की पैकिंग होती है बच्चों ना, कॉपर सल्फेट पैक होते हैं ना ऐसे, अगर को माना जाए तो इनके बीच में जगह बचा है, इसमें आके पानी के मॉलिक्यूल बैठ जाए, ये हाइड्रेटेड वाटर है, नीला वाला पानी है, ठीक है, राइट। और जबकि एक्वस जब बोलते हैं ना, तो जैसे आप सोचो, मैं एक्वस की बात करता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। Cu2+ है ना, अब पानी के मॉलिक्यूल कैसे होंगे? पोलर होते हैं, उसका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक्वस है, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस ऑल आर एक्वस, ये एक्वस है, राइट। बात समझ में आई आपको? मुझे उम्मीद है समझ गए होगे आप। ये एक्वस है, ये सॉल्वेटेड है, हाइड्रेटेड नहीं है, दिस वन इज हाइड्रेटेड, राइट। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को स्पेसिफिक हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने में जितना हीट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, राइट। चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने बताया ना, यहाँ पे जो डेफिनेशन पार्ट है वो बहुत ही हल्का हल्का है, थियरी पार्ट ऑलमोस्ट टेंस टू 0 है। क्वेश्चन ट्राई करके हमको वो स्मार्टनेस गेन करनी है, ओके। चलिए रेडी? आप सभी लोग रेडी हो भाई सवाल के लिए? बच्चों मेरा काम देखो बहुत आसान होने वाला है। आर यू ऑल रेडी? इसमें खूब सवाल बनाएंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे और थर्मो को फोड़ डालेंगे हम लोग। कहेंगे काश परीक्षा में थर्मो आया था। कई लोग थर्मो से डरते हैं,
हम लोग क्या बोलेंगे, काश थर्मो आया था, थर्मो खूब सवाल आए थे, है ना। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे सवाल बनाने होंगे। चलिए कम ऑन, यस उत्कर्ष, बहुत अच्छे। हाँ चलिए, स्क्रीन पर आपके सवाल है, इसको फोड़ डालो। कम ऑन, कह रहा है गिवन, ये है बहुत ही लड्डू सवाल है। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बहुत ही लड्डू सवाल है यार, माय गॉड। टेक 45 सेकेंड्स, जस्ट 45 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी बच्चों। ये कौन है भाई, आकाश। तो 2 सेकंड में आंसर कर दिया यार, बहुत तेज है भाई। पेपर आउट था क्या यार। चलो भाई, सभी के आंसर्स आने चाहिए, सोच के बताना है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही लड्डू सवाल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया रिस्पांस किया आप लोगों ने, क्या बात है, क्या बात है मेरे लाडलो, बहुत अच्छे। देखा जाए इसको तो बस सिर्फ डेफिनेशन काम है, हमें करा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताना है। एक मोल के लिए होना चाहिए, एक मोल कहाँ से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स present in their most stable state. So we are seeing here N2 and H2 are present in their most stable state, but here it's given 2 moles of ammonia. So you know हमें 1 मोल अमोनिया लेना चाहिए। So if you take 1 मोल अमोनिया तो इसको आधा कर दें तो इससे -11 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा, राइट। ए, और सभी लोगों ने सही किया ऑलमोस्ट। कुछ लोगों ने बी कह दिया, जब बेटा ये -22 है तो इसको बनाना है ना, फॉर्मेशन मीन्स इट शुड बी इन प्रोडक्ट साइड, तो सही एक ही साइड है यार, इसको आधा करना था, तो ये हो गया। पलटते तब नहीं साइन चेंज होता है कि नहीं। और कुछ लोगों ने -22 बोला, तो वो तो बेटा 2 मोल्स के लिए है, तो आई थिंक बात समझ गए होगे आप लोग। ओके चलिए, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए। चलिए फोड़ना है बच्चों। हीट ऑफ कंबशन ऑफ दिस आर गिवन, है ना। नाउ विच हैज द लोएस्ट फ्यूल वैल्यू इन किलो जूल पर ग्राम। किलो जूल पर ग्राम में लोएस्ट फ्यूल वैल्यू, ये ज्योति कश्यप ने जो सवाल पूछा, डेल्टा एच नॉट मीन्स फॉर्मेशन का, तो डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या ज्योति कश्यप कल देख लेना, हमने पढ़ाया था। 1 मोल किसी को बनाने के लिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, है ना ज्योति। चलो भाई बताओ इसको, ऐसे नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, तुक्का नहीं मारना है भाई। आप लोग बताना है किलो जूल पर ग्राम में किसकी फ्यूल वैल्यू सबसे लोएस्ट फ्यूल वैल्यू, मतलब कौन सबसे कम एनर्जी देगा प्रति ग्राम में। आपको वैल्यू दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। टेक 60 सेकेंड्स, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कम ऑन, आपको एक मोल के लिए दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर पर ग्राम एंड से कि किसके लिए लोएस्ट वैल्यू। टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन। बिना सॉल्व किए कैसे आंसर आएगा बच्चों। जल्दी 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 बच्चों। गुड, सचिन, सुमन, अशरफ। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, टाइम ओवर। हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है CH4 C2H4 एंड C2H6। तो हीट्स ऑफ कंबशन दिया हुआ है हमको, ये कितना दिया है, -890
किलो जूल पर ग्राम, ये किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा है ना, एंड हीट्स ऑफ कंबशन दिया हुआ है, ये दिया होता है पर मोल में बच्चों। ये कितना ग्राम होगा, इट्स 16 ग्राम का इतना है, राइट। तो पर ग्राम का निकाल लोगे, ये दिया है -1411। तो कंबशन हो रहा है तो हीट निकल रहा है तो इसलिए माइनस है। और ये कितना है, 12 दूनी 24, 4 28 ग्राम के लिए, 28 ग्राम के लिए। ये कितना है, 30 ग्राम के लिए कितना है ये, -1560, ये फॉर 30 ग्राम। सो बच्चों हमको ये बताना है कि इनमें लोएस्ट फ्यूल वैल्यू किसका होगा, मतलब प्रति ग्राम सबसे कम कौन एनर्जी देता है। इसको 16 से भाग दो, इसको 28 से भाग दो और इसको 30 से भाग दो, और जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही है, ऐसे ही किए हो क्या भाई गाँव वालों। इसको 16 से भाग दो, बाई 16 प्रति ग्राम आएगा, इसको बाई 28 कर लो और इसको बाई 30 कर लो। कैलकुलेशन भी सही करने आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है यार, ये क्या है, 16 5 80 90, 16 5 80 10 100, 16 छक्के 96, राइट। लिटिल बिट इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ये कितना आएगा यार, 4 7 28, 4 3 12, 2 14, 21, 4 5 20, 1 10, 4 दूनी 8, ऐसे कुछ कर लो। ये 7 5 35 और 0 20, 7 21, 50.3, मतलब इन दोनों में तो ये कम हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, 30 से डिवाइड करना है, 3 0 कट गया, 3 5 15 और ये 3 दूनी 6, 52। सबसे कम तो यार इसका आ रहा है, C2H4 का आ रहा है। आंसर कौन सा हो गया, बी वाला, है ना बच्चों, आंसर हो गया बी वाला, सही है। तो ये इसमें देखो मेरा काम जो है आंसर बताना नहीं था, मैंने कहा ना मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है। तो रास्ता दिखाने में क्या है कि जब भी यह सवाल पूछा जाए, जेई और नीट में सवाल आने वाला है तो फोड़ दोगे ना ये इंपॉर्टेंट है, फोड़ दोगे तो बाबा नाक दोगे चले हो गए तुम। मेरी बात मान लिए, मैंने समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि प्रति मोल दिया है, पर ग्राम पूछ रहा है। कई बार कहता है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्यूल वैल्यू, कई बताओ मैक्सिमम कौन होगा, मिनिमम कौन होगा, ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछे जाते रहे, ठीक है। अब ये किसी मेरे बच्चे ने पूछा कि सर डेल्टा H नॉट वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज। किसी बच्चे ने हमको पूछा है ये, देखो बेटा कहाँ गया वो, ये ना डेल्टा H नॉट F लिख के नहीं आया, वो बहुत सही बच्चा है, उत्कर्ष पूछा है क्या, कौन है जो भी है, मैं भूल गया उसका बच्चे का नाम। अगर ऐसा होता है ना, अगर मान लो ये रिएक्शन दिया होता, सभी लोग के लिए बड़ा जरूरी है, उस बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और ऐसे देता, कहता डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू -22, राइट। ज्योति कश्यप ने पूछा, ओके गुड ज्योति। अगर ऐसा होता तो ये अगर लिखा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया और हमें कह रहा है इसके डेल्टा H नॉट की वैल्यू -22 है, मतलब ये 1 मोल इस पर्टिकुलर, मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में, जब डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन दिया होता है ना, तो जो रिएक्शन है उसके लिए वो बात कर रहा है। जब डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन दिया है ना बेटा, तो जो रिएक्शन है अब उसके लिए वो बात कर रहा है। अगर रिएक्शन 2 से गुणा करेंगे 2 के लिए, 3 से गुणा 3 के लिए हो जाएगा, 10 से 10 के लिए हो जाएगा। जब लेकिन हम कहें डेल्टा H नॉट F मीन्स फॉर्मेशन, C फॉर कंबशन, तो अब पर्टिकुलर उसके लिए हो गया, ओके समझ गए आप। तो फिर से मैं बड़ी बात को बोलता हूँ, ये दिए हुए रिएक्शन में 1 से गुणा किया है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 50 से, जो भी है दिए हुए रिएक्शन के लिए है ये, ओके। ज्योति तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मुझे बहुत बढ़िया लगा बेटा, और मैं सोचा कि शायद सबके काम आ जाए तो इसको डिस्कस कर लिया जाए। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बस ये है कि तुम लोग घर पे सवाल बना रहे हो ना, बताओ मुझे घर पे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इतना डिटेल में पढ़ाया मैंने, और जितने भी वीडियोज हम भेज रहे हैं आपके वेब पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, धका पूरा देख डालो, तो मतलब पूरा युद्ध स्तर पढ़ाई कर रहे हो ना। अरे क्या बात है, मुस्कान बिटिया कर रही है, सब लोग आकाश भी कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो टॉप होने के लिए तैयार हो जाओ।
टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बनने वाले हो, कोई रोक नहीं सकता। हाँ गुड। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है बच्चों, ये देखो अगला सवाल, जल्दी से टूट पड़ो इसके ऊपर। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा क्या है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज नियरली, सोच के बताना, टेक योर टाइम, टेक 45 सेकेंड्स। वैसे सवाल इतना टाइम का नहीं है, टाइम स्टार्ट्स। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड in dilute solution of NaOH is nearly, हाँ बच्चों लास्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई 3 2 1 टाइम ओवर। सवाल में कह रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड मतलब कोई एसिड है H2A टाइप का, वो 2H+ देने वाला है, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एंड वी ऑल नो NaOH इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमको निकालना है, राइट बच्चों, इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमको निकालना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन किया गया है फॉर 1 मोल ऑफ H+ एंड 1 मोल ऑफ OH-, वी कैन से 1 H+ एंड 1 OH-, 1 H+ और 1 OH-, उसके लिए डिफाइन किया गया है। ये डिफाइन ही ऐसे किया गया, इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैप्टर में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, नहीं तो आप गलतियां करने वाले हो। डिफाइन किया फॉर 1 डाइबेसिक ले लो, ट्राइबेसिक ले लो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ स्ट्रॉन्ग लिए हो या वीक लिए हो, इससे हमको जरूर फर्क पड़ता है। तो क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मतलब वो 2 है, इससे मतलब नहीं है, उसका एक H+ और इसके एक OH- से जो रिएक्ट करेगा उसमें जो हीट निकलेगा वो हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। और मैं बताऊं आपको, जो H2O है इसके टूटना जो है, इसका जो आयोनाइज होना है, ये देखो, इसका जो बच्चों आयोनाइज होना है, सो हीट ऑफ आयोनाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H आयोनाइजेशन, हीट ऑफ आयोनाइजेशन दैट मैटर्स, राइट। सो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेफिनेशन को बहुत ध्यान समझना है, इसलिए मैं डेफिनेशन यहाँ लेके आया, और डेफिनेशन मैंने खूब चर्चा भी किया। इट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हैज़ बीन डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ H+ and 1 मोल ऑफ OH-, right? So now whether it is dibasic or tribasic, it doesn't matter. Now since this one is a strong acid and NaOH is obviously strong base, so the value will be minus 13.7 kilocalorie per mole. ओके, और इसका डेल्टा H आयनाइजेशन से स्ट्रॉन्ग है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बिल्कुल सही, क्या बात है आयुष, उत्कर्ष, एवरीवन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो टूट जाएगा यार, इसको जरूरत नहीं है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि जो अपने से टूट जाए, राइट। चलिए तो ये सबको समझ में आ गया बच्चों। हाँ अभी क्या कह रहा है, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ये सही है गलत है, सही है, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। अब बहुत ध्यान से, अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये दोनों सेम हो गया, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ओ माय गॉड। बच्चों थोड़ा गड़बड़ मैंने आंसर कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बच्चे ने बोला मुझे याद आया, है ना, कह रहा है पर इक्विवेलेंट वाला सही होगा। कौन सही होगा, पर इक्विवेलेंट वाला, है ना। बी एंड सी सेम नहीं है, नॉट सेम, बी एंड सी सेम नहीं है, ये पर मोल कह रहा है। पर मोल मतलब 1 मोल एसिड में 2 H+ निकलेंगे, उसके लिए कह रहा है, गलत हो गया, पर इक्विवेलेंट इज द करेक्ट। पर इक्विवेलेंट मतलब बच्चों जितना H+ देगा या जितना OH- देगा, ध्यान समझो,
इक्विवेलेंट क्या होता है, शायद हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस and is equal to moles of OH minus. The definition has been given for per mole of H plus, and per mole of H plus means per equivalent. Now therefore answer is minus 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब देखो मैं इतनी जल्दी में आ गया कि मैंने बाकी देखा ही नहीं, ये पर मोल कह रहा है, तो पर मोल अगर अपने डाई बेसिक एसिड कहेंगे पर मोल ऑफ दिस एसिड तो उसके डबल वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है, माइनस 27.4 किलो पर इक्विवेलेंट। नो, गलत, ये गलत, ये देखो, ये पर मोल कर सकते थे, ये कह रहा है कि किलो कैलोरी पर मोल, अगेन दिस रॉन्ग। समझ में आया क्या बच्चों? ये H2O जो है, डाई बेसिक एसिड जो है, इसका एक मोल इज इक्विवेलेंट टू 2 इक्विवेलेंट। इसका एक मोल बच्चों 2 इक्विवेलेंट है, क्योंकि टूट के हमको 2 H प्लस देता है। ठीक है, तो जब हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल ऑफ डाई बेसिक एसिड, सो हियर 1 मोल मीन्स 2 H प्लस, सो डबल हो जाएगा। बट इफ वी विल से डेल्टा H पर इक्विवेलेंट, तो चाहे वो डाई बेसिक हो चाहे ट्राई बेसिक हो, हमको इससे मतलब नहीं है। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पर इक्विवेलेंट, सो नो आंसर विल बी सी। धुआंधार क्वेश्चन नहीं है यार तुम लोग के लिए लड्डू सवाल है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है, आकाश और हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, आयुष है ना, पर इक्विवेलेंट। नाउ अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये बहुत ही नकली सवाल है। कह रहा द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज minus 50.6 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। फाइंड द हीट ऑफ dissociation or we can say ionization of acetic acid if the heat of neutralization of strong acid and strong base is minus 55.9 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। सवाल इस बहुत भोंदू सवाल है बच्चा लोग। ये मतलब क्या है यार, आपको रेफरेंस भी दे दिया, वो भी दे दिया, और कह रहा है बताओ उसके आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन का हीट कितना होगा। कुछ ज़्यादा आसान सवाल है। 45 सेकंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है मेरे बच्चों, कुछ ज़्यादा आसान सवाल। बहुत बढ़िया भारत, आकाश, एवरीवन, आयुष, तुषार। लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1, टाइम ओवर। चलिए कुछ ज़्यादा लड्डू सवाल है। मेरे बच्चे कह रहे हैं इतना आसान सवाल, तो मतलब ये हम लोगों की वैल्यू ख़राब तो नहीं हो रही है ऐसे सवाल करने से? स्टैंडर्ड हाई हो गया ना बच्चों का। भाई निकलना चाहिए था माइनस 55.9 और निकला कितना है, माइनस 50.6। वी नो द मैकेनिज्म, बाकी कुछ एक्स अमाउंट लग गया यहाँ पर जो है ये इतना कम क्यों हुआ, इसमें कुछ एक्स खर्चा हो गया ये एसिटिक एसिड को आयोनाइज करने में, डिसोसिएट करने में, है ना। तो जितना ये कम हुआ उतना खर्चा हुआ। कितना कम हुआ भाई, ये कम हुआ 5.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या पर मोल, दोनों यहाँ पर सेम है। दोनों सेम क्यों है? बिकॉज यू नो एसिटिक एसिड में एक ही H प्लस है, तो जितना मोल होगा उतना ही इक्विवेलेंट होगा। तो बेटर टू से 5.3 किलोजूल पर मोल दिस आयोनाइज होना है, राइट। समझ गए आप? बेटर टू से मीन्स हम एसिड के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, न कि H प्लस के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पे दोनों सेम है, तो सही तो दोनों ही है, बट ये कहना थोड़ा ज़्यादा सही है। ठीक है बच्चों, और ये बात हमने सोच के ट्राई किया है बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, चलिए थोड़ी सी थियरी पढ़ के इंटरटेनमेंट कर लिया जाए, बाकी डेफिनेशन आपको मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ताकि सवाल को हम अच्छे से बना सके। गुड, भाग्यश्री, आयुष, उत्कर्ष, ज्योति,
अशरफ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, हीट ऑफ ट्रांजिशन, कोई सॉलिड मान लो कई फेजेस में एग्जिस्ट करता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एलोट्रॉप। अगर कोई एक ही मतलब सॉलिड ही है, वो कई तरह के अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स बोलते हैं उसको। जैसे कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड हुआ, या C60 फुलरिन हुआ, ये सब एलोट्रॉप्स हैं, राइट। तो एक फेज को दूसरे फेज में, फेज मतलब फिजिकल फेजेज नहीं, ये एग्जिस्टेंस अरेंजमेंट वाला फेज, एक को दूसरे में कन्वर्ट होने में, एक मोल दिए हुए सॉलिड को चेंज होने में जितना हीट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन। और यू कैन से एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ वन एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर। ओके, तो जो सॉलिड्स होते हैं कई, सल्फर ही है तो बहुत सारे, फॉस्फोरस, वाइट, रेड सब में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होता है, और ये क्यों अलग होते हैं? इनके अरेंजमेंट बदल जाते हैं, और अरेंजमेंट बदलने से इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है यार कि डायमंड और ग्रेफाइट में प्रॉपर्टीज अलग अलग है। किसी को ले जाओ भैया ग्रेफाइट रख लो और मुझे डायमंड उतना ही दे दो, दोनों कार्बन है, एक ही बात है, बहुत मार मारेगा नहीं। सो आई मीन, है ना। तो एक मोल वन मोल दिए हुए एलोट्रॉप को दूसरे में चेंज होने में जितना एंथैल्पी इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन। सो कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड बनना है, वी शुड नो कि देखो इसमें डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा एस नॉट ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रेफाइट टू डायमंड एज अ पॉजिटिव वैल्यू, यू शुड मेमोराइज दिस वन। यू नो, मैं एग्जाम्पल्स भी वैसे ही लेना चाहता हूँ जो एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएं और ज़रूरत पड़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। तो ग्रेफाइट से इसका बनना एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, हमको हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं तो बनता है, यू नो। तो ऐसा हुआ। तो बच्चों इसमें इसको मैं हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। क्लियर ना? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पीज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चला मैं देता हूँ 5 तोपों को इसकी, और फिर मैं रेड कलर ले आया, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, जैसे मान लो मुझे किसी बॉन्ड की बात करनी है, सपोज मुझे NN बॉन्ड की बात करनी है। NN बॉन्ड अलग अलग मॉलिक्यूल्स में उसकी सबकी वैल्यू बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी मतलब एक मोल दिए हुए बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ गिवन बॉन्ड। ध्यान रखो, जब बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं तो एनर्जी सप्लाई करते हैं, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। तो ये बॉन्ड एनर्जी दिया है, सो इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, डिपेंड्स ऑन वेदर द प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और इट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इफ इट इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो इट्स एक्सोथर्मिक एंड इट्स निगेटिव वैल्यू, ब्रेकिंग कर रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? देखो भैया, द एवरेज, ये एवरेज वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे खूब सवाल बनाने वाले हैं, ठीक है। द एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में फ्लक्चुएशन है वैल्यूज की, तो उन सभी का हम एवरेज ले लेते हैं। द एवरेज ऑफ एंथैल्पीज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द, तोड़ने में से, है ना, सेट बॉन्ड, जो बॉन्ड हमको दिया हुआ है कि इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताइए या यूज करिए, हाउएवर व्हाटएवर, तो एक मोल दिए हुए बॉन्ड को एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज वर्ड समझ में आया आपको? अलग अलग मॉलिक्यूल्स में फ्लक्चुएशन होता है तो सबका मिला के हम एवरेज ले लिए हैं। बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़े या बॉन्ड बने तो जितनी एनर्जी निकले, दैट या यू कैन से, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेजेंट इन डिफरेंट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी में हम जिसको तोड़ते हैं वो भी गैस में होना चाहिए, और जिनको बनाते हैं वो एटॉमिक गैसियस स्टेट में पहुंच जाने चाहिए। नाउ लेट्स सी हियर, प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड्स। ओ माय गॉड, सारे बच्चे इस बात को नोट करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एनर्जी पे सवाल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन सबसे सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, राइट बच्चों। तो एक मोल दिए हुए बॉन्ड को
तोड़ने में किससे, रिएक्टेंट कौन से स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में। तोड़े क्या बना रहे हो, इनटू फ्री एटम्स और रेडिकल्स। फ्री एटम तोड़ के बना दो, आयन नहीं, फ्री एटम बना दो या रेडिकल बना दो, है ना। और भी किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और जब हम तोड़ रहे हैं द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। मैं आप लोगों के लिए फिर से इस बात को समराइज कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। एक मोल दिए हुए बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती हो, सिंस इन डिफरेंट कंपाउंड्स अमाउंट ऑफ एनर्जी required have little bit variation, so we will just take the average of all those enthalpies. So एक मोल दिए हुए, उनको क्वेश्चन दिया जाए तोड़ने में जितनी एनर्जी लगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, और जो प्रोडक्ट होगा वो गैसेस एटॉमिक स्टेट में होगा या रेडिकल स्टेट में होगा। ओके, रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल। बेटा कनिष्का बिटिया देखो, जैसे मान लो आप H2 की बात करो, H2 को मैं तोड़ता हूं तो मैं कितनी एनर्जी दिया इसको, जो भी एनर्जी दिया मैं E1 लिखता हूं। दिस E1 विल बी बॉन्ड एनर्जी। मैं इसको E1 एनर्जी दिया और ये H प्लस H में टूट गया। हियर बोथ शुड बी गैसेस, ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा, ठीक है। और ये 1 मोल दिए हुए बॉन्ड H2 में देखो 1 मोल बॉन्ड है ना। नाउ बहुत ध्यान समझना बच्चों, ये H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी के पास अगर नॉन बॉन्डेड, ये इसकी विशेषता है। जैसे महाभारत में ना गदाधारी, 60,000 हाथियों की ताकत वाले, महापराक्रमी, ये सब विशेषण है, एडजेक्टिव। वैसे ही कहें फ्री रेडिकल क्या है या रेडिकल क्या है, दीदी कनिष्का दीदी ने पूछा, रेडिकल क्या होगा, नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्ड नहीं बनाया, नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये तीनों फीचर्स हों, ये तीनों विशेषताएं हों, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो नॉन बॉन्डेड, बॉन्ड न बनाया हो, कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो अनपेयर्ड हो। अगर वो पेयर्ड हो जाएगा तो जैसे आप देखो O के पास मान लो कहीं OH है ना, OH है, जैसे ROH अल्कोहल। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाया, 2 बच गए और ये हो गया। ये दोनों बॉन्ड तो नहीं बनाए, लेकिन पेयर्ड हैं। नॉन बॉन्डेड, वैलेंस और पेयर्ड हो गए। नॉन बॉन्डेड, बॉन्ड बनाए ही नहीं, बॉन्ड बनाने से एनर्जी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड कैसे बनता है, अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन में क्या होता है, एनर्जी निकल जाती है। एनर्जी जितनी निकल जाएगी उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यस नो। तो बच्चों ये नॉन बॉन्डेड, बॉन्ड नहीं बनाया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल का, और पेयर्ड है। सो इफ इट इज पेयर्ड, तो ये क्या है बच्चों, अनपेयर्ड है। ये क्या हुआ, पेयर्ड। सो अगर कोई अनपेयर्ड होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल। और अगर वो पेयर्ड हुआ बच्चों तो इसको बोलेंगे लोन पेयर। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। फ्री वो बिलल्ला है, हमारे गांव में कहते हैं सब को बिलल्ला है। बिलल्ला मतलब वो कहीं से पकड़ में नहीं आया, बॉन्ड ही नहीं बनाया। बॉन्ड नहीं बनाया, उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। बिलल्ला मतलब रिएक्टिव है, रेडिकल मतलब रिएक्टिव, समझ गया। तो फ्री, बॉन्ड नहीं बनाया तो एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टिव है, वैलेंस है, अनपेयर्ड है। समझ गए होगे बच्चों, बच्चा लोग। 1 मोल, अशरफ पूछ रहे हैं आगे। अब देखो बातें करते जाएंगे हम लोग तो नई चीज़ शुरू हो जाएगी। मैं आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जीओसी का वीडियो नहीं देख रहे हो। जीओसी मैंने इन हर चीज़ों को बहुत डिटेल में मस्त तरीके से पढ़ाया है। पता है तुम्हें, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री लोगों को कठिन लगती है, बट आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, आपको ईश्वर ने आप लोगों को इतना अच्छा बुद्धि दिया है कि मैं समझाया और फटाफट समझ के आंसर कर देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीओसी का भी आप लोग वीडियो देखोगे ना तो आप टनाटन सीख जाओगे। देखो उसे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं जीओसी अपलोडेड नहीं है, ऐसा है क्या?
चलिए मैं आज फिर से इसको देखता हूँ जीओसी कैसे नहीं हुआ, तो आप लोग बताए क्यों नहीं, मैं इतने दिन से बोले जा रहा हूँ। चलो जीओसी मतलब हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इन सभी के नाम से है। राइट, फिर से नाम सुन लो एक बार, नोट कर लो, इन सभी के नाम से मिलेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आप देख लीजिएगा। राइट, ओके। चलिए तो बच्चों उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। यहाँ मैं बातें कर रहा था आपसे बॉन्ड एनर्जी की। तो चलो भैया, एक मोल दिए हुए बॉन्ड को तोड़ करके गैसियस एटम और रेडिकल बनाने में जब दोनों गैस और रिएक्टेंट प्रोडक्ट जितनी एनर्जी लगती हो, एवरेज बिकॉज अलग अलग लगती है, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ, समझ गया। ओके ओके, तो आप लोग पहले बताए होते ना, हम लोग बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए भाई। आई विल डू इट। ओके, चलिए तो बॉन्ड एनर्जी समझ गए आप लोग ना। मैं आपको एक बात बताऊँ आगे, ये है देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहले इसको पढ़ लेता हूँ, फिर इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी से कोरिलेट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। क्या कह रहा है? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम्स, है ना। एक मोल कोई सब्सटेंस गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक मोल एटम बनना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम्स। एक मोल गैसियस एटम बनना है हमको, ध्यान समझो, यहाँ साथ बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है। एक मोल गैसियस एटम बनने में जितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे बच्चों ध्यान सुनो आप, मैं अभी H2 की बातें कर रहा था। अगर ये H2 गैस है, इसको हमने एनर्जी दिया E1, एनर्जी दिया E1, ये टूट के बना 2H गैस। ओके, टूट के बना 2H, कितने एटम बने? 2 एटम बने। राइट, तो 2 एटम बनाने में E1 एनर्जी अगर चाहिए हमको, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका डिफाइंड हो जाएगा, एटमाइजेशन इज इक्वल टू E1/2। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक मोल गैसियस एटम बनाने में जितनी एंथैल्पी लगती है फ्रॉम गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of substance converts into gaseous atoms। 1 mole gaseous, या 1 gaseous atom should be 1 mole, ये 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, 1 मोल गैसियस एटम बनने में, और इट इज डायरेक्ट, ये क्या है? E1 क्या है? E1 इज द बॉन्ड एनर्जी। E1 क्या है बच्चों? बॉन्ड एनर्जी। तो अगर इसको कंपैरिजन करो तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। नहीं, वाओ। वैसे भी बच्चों टर्म में ध्यान समझो। चलो मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, मजेदार बातें हैं। जैसे देखो थोड़ा समझा जाए, अमोनिया, ये अमोनिया मान लो NH3 है, इसके एक NH की बॉन्ड एनर्जी हमको दिया है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी दिया है सपोज X। कितना दिया है? X। सो अगर बच्चों, और ध्यान समझना क्योंकि एग्जाम्पल से मामला ज़्यादा क्लियर होगा, अगर इसको हम लोग 3x एनर्जी देंगे, अमोनिया किस में होना चाहिए? गैस में, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड फॉर गैसियस रिएक्टेंट टू गैसियस प्रोडक्ट। ये टूट के बन जाएगा नाइट्रोजन गैस, 1 एटम, और 3 हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन गैस और 3 हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये अच्छा, मैं अगर एटमाइजेशन की बात करता हूं बच्चों, किसकी? एटमाइजेशन की। यहाँ इसके 3 एटम मिल गए, इसका 1 एटम मिला, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका मान लो अगर जो भी दिया होगा Y, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका Z दिया होगा,
तो इस 3x की जो वैल्यू है वो 1y और 3z के बराबर होगा, 1y प्लस 3z। एक गैसियस एटम बनाने में फ्रॉम गिवन सब्सटेंस जितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी x चाहिए, हमने 1 तोड़ा, 2 तोड़ा और 3 तोड़ा, सो यहाँ 3x लग गया। समझ में आया क्या? तुषार बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये ना थर्मो एक आध 2 लेक्चर और चलेगा, खत्म हो जाएगा, समझ लो 2 लेक्चर और बस। इसलिए खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीखना हम लोगों को। तो बच्चों मामला ये है, तो जानते हो आप, अगर मैं ये कहूँ एक और सुनो, एक है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मैं कहूँ अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मैं कहूँ मान लो P है, कितना है P, मतलब अगर अमोनिया को हम P एनर्जी दे देंगे P, तो ये पूरा डिसोसिएट होके गैसियस एटम्स में टूट जाएगा। दिस P इज इक्वल टू 3x, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इसकी बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हमको? x। So here we have 3 NH bonds. So we have to give 3x and हमको नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम्स मिल गए। नहीं, मतलब क्या हुआ, अगर इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन y है और इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन z है, so this 3x will be equal to y plus 3z. And if enthalpy of dissociation is given as P, so if we provide the P amount of energy to ammonia, it will ये टूट के ये सब बन जाएगा। क्लियर? चलिए 1-2 सवाल हम लोग और बना लेते हैं। समझ में आ गया? ये कह रहे हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। अरे अशरफवा कहाँ है? देखो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन P है ना, मतलब ये समझो अशरफ कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पूरे मॉलिक्यूलवा का है। मॉलिक्यूलवा को तोड़ के चिचड़ा चिचड़ा कर दिया, हमने P एनर्जी दिया, इसको तोड़ के N और 3H में तोड़ दिया उसको, समझ रहे हो? उसकी धज्जियां उड़ा दिया। समझे नहीं समझे? ये एटमाइजेशन एक पर्टिकुलर 1 मोल एटम बनने में, गैसियस एटम बनने में कितना चाहिए? Y। कितना चाहिए? Z। ठीक है, चलो अब सवाल पे आ जाओ। अब इससे मामला क्लियर होगा सवाल के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ के फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4। ओ माय गॉड, डिसोसिएशन से हमारा पाला पड़ गया। आ जाओ भाई मार्केट में बच्चों। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 एंड C2H6 आर रिस्पेक्टिवली 360 एंड 620 किलो कैलोरी पर मोल। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC इज, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC इज, मैं आप लोगों को हिंट नहीं देने वाला हूं। बॉन्ड एनर्जी CC का पूछ रहा है तो CC की बॉन्ड एनर्जी को x मान लो। फिर कह रहा है कि पहला लिखो डिसोसिएशन एनर्जी CH4, तो इसमें आप CC की बॉन्ड एनर्जी x मान लो और CH की बॉन्ड एनर्जी y मान लो। एक बार इसको डिसोसिएट करो, देखो कितनी एनर्जी लगती है, फिर इसको डिसोसिएट करो कितनी लगती है, 2 इक्वेशन बनेगा। आप क्या करो, CH की बॉन्ड एनर्जी को y मान लो, CC की बॉन्ड एनर्जी को x मान लो। एक बार CH4 को डिसोसिएट करो तो ओवर एनर्जी दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी से वो रिलेट हो जाएगा, एक इक्वेशन मिलेगा। C2H6 के लिए भी ओवर एनर्जी दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी से भी इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे CH और CC की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। मैं हिंट नहीं दूंगा, नो आई विल नॉट, आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू आंसर, कम ऑन। और मेरे बच्चे आंसर कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया हो यार। मैं फिर भी आपको 1 मिनट और दूंगा, 60 सेकेंड्स, कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा मैं चाहता हूं सब लोग आराम से इसको सवाल ट्राई करें, पार्टिसिपेट करें, तब हम लोग आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है यार, बप्पो रे बप्पो, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई तुम लोग पढ़ाने में। मैं दिन भर पढ़ाते रहूं, इससे मुझे निकालने आ जाते हैं, ऐसा टाइम खत्म हुआ, सोचता हूँ क्यों जाऊं यार, मैं इतने बढ़िया बच्चे हैं, तब बढ़िया लगता है तुम लोग पढ़ाना। अरे यार इन लोगों का ना बोल देना लवकुश सर से, 11th वाले में GOC अपलोड नहीं किया है,
GOC बोलना पूरा फेंक दे, बच्चे कर नहीं है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम GO सब डाल दे। लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों, 4 3 2 1 टाइम ओवर। ये रही बात, क्या बात है, बढ़िया, मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रिस्पांस किया तुम लोग को, क्या बात है। चलिए देखते हैं हम लोग। मैं फिर भी बताऊंगा, है ना, हालांकि आप लोगों ने आंसर कर दिया है, मैं क्यों बताऊंगा पता है, मैं आप लोगों को ये क्यों बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जामिनेशंस में बहुत पूछे जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं आपको लाइन ऑफ थॉट देना चाहता हूँ, सवाल को ऐसे अप्रोच करना है, ओके। तो मैं हमेशा ये करता हूँ, जो पूछा गया है उसकी बॉन्ड एनर्जी को हमने x मान लिया, और इसमें एक और बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हमने y मान लिया बच्चों, है ना। फिर कह रहा है कि CH4 को हमने डिसोसिएट किया है, कर लो यार, इसको डिसोसिएट करोगे आप तो क्या बन जाएगा, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, सभी गैसेस स्टेट में है। आइदर वी कैन प्लेस जी, इज्जत से नहीं जी बोल रहा हूँ, जी फॉर गैस है, या फिर हम कह सकते हैं ऑल कंपोनेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, ओके। सो नाउ ये CH4 कितने CH बॉन्ड हुए, 4, हमने इसको 4y दिया, हमने इसको 4y एनर्जी दिया, ओके, 4y एनर्जी दिया तो बन गया CH4। और ये कितना है बच्चों, इसकी वैल्यू है 360 किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल, तो यहाँ से y आ जाएगा 4 9 36 90 किलो कैलोरी पर मोल। ओ माय गॉड, ये तो एक ही में आ गया। अब चलते हम लोग C2H6 की बात करते हैं। ये सवाल कुछ ज़्यादा आसान इसलिए हो गया बच्चों, बिकॉज इन वन केस वी हैव टेकन CH4, इफ वी हैव टेकन सम अदर एल्केन जहाँ CC बॉन्ड होता है, 2 इक्वेशन बनता है, उसमें 2 को सॉल्व करना पड़ता आपस में, ओके। ये C2H6 में, चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। आप लोग तो कर लियो यार, मुझे भी करने दोगे ताकि मैं भी तो सीखूं, मुझे आ रहा है कि नहीं, बोलो है कि नहीं बच्चों। अब इसको कितनी एनर्जी देंगे, CH 1 2 3 4 5 6, CH मतलब 6y प्लस x कितना हुआ, 1 हुआ, 1 6y प्लस x एंड दिस इज वो टूट जाएगा, और इसमें किसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, दिस वैल्यू इज 620। ये दूसरा इक्वेशन, हमको y पता है, y यहाँ रखेंगे तो x निकल जाएगा, y कितना हुआ 6 9 54 540, सो x इज इक्वल टू 620 माइनस 540, आंसर आ जाएगा, नहीं ठीक है 80। और मैं देखा सभी लोग सही किए यार, गजब हो भाई तुम लोग, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया, है ना। ये रहा शानदार आज की क्लास हमारी, मुझे तो बहुत मजा आया, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि अब किसी और क्लास लेनी होगी आगे, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। कुछ और तौर तरीके सिखाऊंगा, बोर नेबर साइकिल, एनर्जी कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ये सब लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। और शायद मुझे लगता है कि 2 क्लास में हार्डली इसके ऊपर लूँगा। आज की क्लास मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं GOC अपलोड कर रहा हूँ, धुआंधार पढ़ो। तुम लोग सिर्फ सिलेक्शन के लिए सोचोगे तो मुझे दुख होगा, तुम लोग भगवान ने इसलिए पैदा कि टॉप करो और अपनी ही ज़िंदगी नहीं दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशहाली लाने के योग्य बनो, और ऐसा करोगे तो मेरे जो गुरु का कर्ज होता है ना, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और बच्चे फिर समाज में वो चीज़ों को प्रोपोगेट करें। आई बिलीव यू ऑल विल डू, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद जय भारत।